सवाल दिया है 10 kVA 200/1000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित डाटा प्राप्त किया जाता है। खुला परिपथ परीक्षण। उच्च वोल्टेज की तरफ खुला परिपथ 200 वोल्ट 1.2 एम्पीयर 120 वाट धारा की कोर हानि घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ओपन 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 सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राप्त है 200 वोल्ट 1.2 एम्पीयर तथा 120 वाट तथा हम जानते हैं यदि मैग्नेटाइजिंग करंट का मान आई ओमेगा हो, मैग्नेटाइजिंग करंट जो आई ओमेगा हो तथा कोर लॉस जो करंट का कंपोनेंट हो आई जीरो हो। तो देखिए आई ओमेगा बराबर होता है आई जीरो कॉस फाई जीरो। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में जो करंट प्राप्त होती है वही नो लोड करंट होती है। जैसे कि यहाँ पे 1.2 एम्पियर दिया गया है। देखिए यहाँ पे नो लोड लॉस दिया है 120 वाट। तो देखिए नो लोड लॉस बराबर हो जाएगा ओमेगा जीरो बराबर भी गुणे के आई नोट कास फाई। देखिए यहाँ पे दिया है भी का मान 200 वोल्ट। तो देखिए 120 बराबर 200 गुणे के 1.2 गुणे के कास फाई जीरो। तो यहाँ से कास फाई जीरो का मान हो जाएगा 0 अंश। तो यहाँ से कास फाई जीरो का मान आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आई ओमेगा का मान हो जाएगा 1.2 गुणे 0.5 बोले तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरह के फ्लक्स होते हैं। एक तो म्यूचुअल फ्लक्स होता है जो कांस्टेंट होता है तथा दूसरा होता है लीकेज फ्लक्स या वेरिएबल नेचर का होता है। देखिए जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वह वोल्टेज पर डिपेंड करता है तथा लीकेज फ्लक्स जो होता है वह लोड पर डिपेंड करता है। तो देखिए लीकेज फ्लक्स जो होगा वह लोड करंट चेंज होने पर चेंज होगा, क्योंकि यह जो लीकेज फ्लक्स है वह वेरिएबल नेचर का होता है। देखिए सवाल दिया है ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉस ऑफ 64 वाट एंड कॉपर लॉस ऑफ 144 वाट व्हेन इट इज कैरिंग 20% ओवरलोड करंट द लोड एट विच दिस ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक ट्रांसफार्मर है जिसका कोर लॉस दिया है 64 वाट तथा कॉपर लॉस दिया है 144 वाट तथा यहाँ पे दिया है 20% ओवरलोड करंट है। 20% ओवरलोड करंट का मतलब कि जो यक्स का मान हो जाएगा 1.2 हो जाएगा यक्स का मान। हम जानते हैं फार्मूला परसेंटेज लोडिंग ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी यक्स बराबर होता है करड़ी में पी कोर बटे के पी कॉपर लॉस फुल लोड। देखिए जो कॉपर लॉस होता है वह यक्स स्क्वायर गुना होता है का फुल लोड पर कॉपर लॉस के, यानी पी सी यू बराबर यक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड दिया है। मतलब कि 20% ओवरलोडिंग पर जो कॉपर लॉस है वह 144 है, यानी कि 144 बराबर हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर गुणे के पी सी यू फुल लोड। इसको हल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा मतलब फुल लोड पर कॉपर लॉस का मान 144 बटा के 1.44 बोले तो 100 वाट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा करड़ी में 64 बटा के 100 बोले तो 0.8 और 0.8 में 100 का गुणा कर देंगे तो 80%, यानी कि मैक्सिमम इफिशियंसी 80% लोड पर आएगी। सवाल दिया है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज्ड देन। मतलब कि देखिए ट्रांसफार्मर है जिसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर।
देखिए हम जानते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस पीएच प्रोपोर्शनल होता है भी बटे के एफ के पावर 1.6 इंटू एफ, तथा जो ईडी करंट लॉस पीई होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है भी बटा के एफ के होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो यहाँ से जो ईडी करंट लॉस होता है पीई वह भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के पावर 1.6 बटे के एफ के पावर 0.6। जब भी भी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब कि वोल्टेज कुछ अलग वैरी कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ अलग वैरी कर रही होती है, उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तथा ईडी करंट लॉस वोल्टेज के डायरेक्टली स्क्वायर के अनुपाती होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब कि जो ईडी करंट लॉस होगा वह तो कांस्टेंट होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा रहा है, तो जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है वह कम होगा, यानी इसका आंसर डी होगा, हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज बट ईडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। यह फार्मूला तब वैलिड होगा जब V बाई एफ कांस्टेंट न हो। So which of the following connection of transformer will give the highest secondary voltage? तो देखिए पहला, यदि प्राइमरी डेल्टा हो तथा सेकेंडरी भी डेल्टा हो तो उस समय जो वोल्टेज मिलता है V1 बटे के V2, तथा यदि जो प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा हो तथा सेकेंडरी स्टार हो तो उस समय वोल्टेज करड़ी में 3 V1 बटे V2 मिलता है, और यदि प्राइमरी स्टार हो तथा सेकेंडरी भी स्टार हो तो उस समय भी जो वोल्टेज मिलता है वह V1 बटे V2 मिलता है, तथा यदि प्राइमरी स्टार हो तथा सेकेंडरी डेल्टा हो तो उस समय वोल्टेज जो मिलता है 1 बटा के करड़ी में 3 V1 बटे V2। तो देखिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज बी वाले ऑप्शन, मतलब कि यदि प्राइमरी डेल्टा हो सेकेंडरी स्टार हो तब प्राप्त होगा, और सबसे कम वोल्टेज जब प्राइमरी स्टार हो तथा सेकेंडरी डेल्टा हो तब प्राप्त होता है 1 बटे करड़ी में 3 V1 बटे V2। देखिए यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, कनेक्शंस लाइन वोल्टेजेस इफ V1 बटे x इज 100% वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड। देखिए डेल्टा डेल्टा में V1 संबंधी V1 बटे के x 100%, स्टार स्टार में V1 संबंधी V1 बटे x 100%, डेल्टा स्टार में V1 संबंधी करड़ी में 3 V1 बटे के x 173.2%। देखिए प्राइमरी स्टार सेकेंडरी डेल्टा में V1 संबंधी V1 बटा के करड़ी में 3x इस समय 57.7%। सवाल दिया है एवरेज ईएमएफ पर टर्न इन ए ट्रांसफार्मर कॉइल इज इक्वल टू 4 एफ फाई एम भी। एवरेज ईएमएफ पर टर्न इन ए ट्रांसफार्मर कॉइल इज इक्वल टू 4 गुणे के फाई एम गुणे के एफ गुणे के भी। देखिए तथा सिंक्रोनस जनरेटर में एवरेज ईएमएफ पर टर्न होता है 2 गुणे के एफ गुणे के फाई होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो फाई एम है वह मैक्सिमम फ्लक्स है, जबकि सिंक्रोनस जनरेटर में जो फाई है वह फ्लक्स पर पोल है। सवाल दिया है ए 20 के भी 200 वोल्ट 2000 वोल्ट ऑब्लिक 200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर when used as an auto transformer with constant voltage source of 2000 volt is capable of handling। देखिए यहाँ पे जो
ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग दिया है 2000/200 वोल्ट तथा पावर रेटिंग दिया है 20 kVA। यह एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इसको यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर विथ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2000 वोल्ट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। देखिए यहाँ पे इनपुट पे 2000 वोल्ट दिया जा रहा है। तो देखिए सामान्यतः ऑटो ट्रांसफार्मर एडिटिव पोलैरिटी बनाते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो वाइंडिंग है वहाँ पे 200 वोल्ट है। तो देखिए सेकेंडरी यहाँ पे टोटल वोल्टेज हो जाएगा 2200 वोल्ट। तो देखिए अब हम यहाँ से ट्रांसफार्मेशन रेशियो के का मान निकालेंगे। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए के हमेशा 1 से कम होता है। तो के यहाँ पे हो जाएगा LV/HV। तो LV यहाँ पे 2000 वोल्ट है तथा HV 2200 है। तो देखिए यहाँ से के का मान हो जाएगा 10/11। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग होता है वह टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का पावर बटे के 1 - के होता है, यानी कि 20 kVA/के 1 - 10/11। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 220 kVA। एक अल्टरनेटर के स्थिर स्टेटर में AC धारा उत्पन्न होती है। सवाल दिया है व्हाट इज द यूजुअल KVA रेटिंग फॉर रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। मतलब कि एक ऐसा अल्टरनेटर है जिसमें जो आर्मेचर है वह घूम रहा है, तो उसको सामान्यतः के किस रेटिंग का बना सकते हैं। तो अपेक्षाकृत छोटी KVA रेटिंग क्षमता का अल्टरनेटर है उसको बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आर्मेचर घूम रहा है तो वैसे अल्टरनेटर छोटे KVA रेटिंग के ही बनाए जा सकते हैं। सवाल है इन ए सिंक्रोनस मशीन इफ द फील्ड फ्लक्स इज अहेड ऑफ द आर्मेचर फील्ड एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द मशीन वर्क एज। मतलब देखिए सिंक्रोनस मशीन जिसमें मोटर भी हो सकता है जनरेटर भी हो सकता है, उसमें देखिए जो फील्ड फ्लक्स फाई है वह आगे है तथा जो आर्मेचर फील्ड एक्सिस है वह पीछे है तथा जो मशीन रोटेट कर रही है वह फाई ए से फाई एफ की तरफ रोटेट कर रही है, तो वह एज ए सिंक्रोनस जनरेटर काम करेगी। सवाल दिया है अल्टरनेटर आर यूजुअली डिजाइन्ड टू जनरेट विच टाइप ऑफ AC वोल्टेज विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे देश के पूरे जो ग्रिड होती है उसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसीलिए पूरा अल्टरनेटर जो बनाया जाता है वो 50 हर्ट्ज भी पर ही काम करने के लिए बनाए जाते हैं। सवाल दिया है ये 10 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर हैज 180 स्लॉट्स इफ द आर्मेचर कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड बाई 2 स्लॉट व्हाट इज द पिच फैक्टर। एक 10 ध्रुव 3 कला 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्तक में 180 खांचे हैं। यदि आर्मेचर कुंडलियां दो खांचों द्वारा लघु पिच हो तो पिच गुणक क्या होगा। देखिए इसमें स्लॉट्स की संख्या 180 है तथा पोल की संख्या 10 है। देखिए यहाँ पे 60 पिच किया गया है 2 स्लॉट से। तो देखिए सबसे पहले पोल पिच ज्ञात करेंगे। तो पोल पिच बराबर होता है स्लॉट्स बटा के पोल। पोल पिच बराबर होता है स्लॉट्स बटा के पोल। तो यहाँ से हो जाएगा 180 बटा के 10 यानी कि 18 पोल पिच आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 पिचिंग की गई है 2 स्लॉट से। देखिए जो पिच फैक्टर KP होता है उसका मान होता है cos α/2। पिच फैक्टर KP बराबर होता है cos α/2। देखिए अल्फा का मान होता है 60 पिच स्लॉट्स गुणे के स्लॉट एंगल। मतलब कि कितने स्लॉट से 60 पिचिंग की गई है गुणा के स्लॉट एंगल।
देखिए स्लॉट एंगल होता है 180 बटा के स्लॉट पर पोल। स्लॉट एंगल बराबर 180 बटा के स्लॉट पर पोल। देखिए यहाँ पे 60 पिचिंग की गई है दो स्लॉट से, यानी कि हो जाएगा 2 गुणा के। देखिए स्लॉट एंगल होता है 180 बटा के स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट पर पोल का मान यहाँ पर दिया गया है 18, तो हो जाएगा 2 गुणा के 180 बटा के 18, बोले तो 20 अंश आ जाएगा अल्फा का मान। तो देखिए यहाँ से केपी का मान आ जाएगा 20 बटा के काश 20 बटा के 2, बोले तो काश 10 अंश आ जाएगा। सवाल दिया है इन 36 स्लॉट 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर द वाइंडिंग पिच इज 7 स्लॉट्स द इलेक्ट्रिकल एंगल बाई विच द वाइंडिंग इज कोर्डेड इज इक्वल टू। सवाल दिया है 36 स्लॉट में 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर वाइंडिंग पिच 7 स्लॉट है। यह विद्युत कोण जिसके द्वारा वाइंडिंग को कोर्डिंग किया जाता है किसके बराबर होती है। देखिए यहाँ पे शार्ट पिच नहीं बताया गया है, वहाँ पर वाइंडिंग पिच बताया गया है जो कि 7 स्लॉट है। वाइंडिंग पिच 7 स्लॉट्स है। देखिए पोल पिच, यहाँ पे पोल पिच स्लॉट्स बटे के पोल, यानी कि यहाँ पे स्लॉट्स दिया है 36 तथा पोल दिया है 4, 36 बटा के 4 यानी 9 आ जाएगा। पोल पिच का मान 9 मतलब कि नॉर्थ से लगाई साउथ पोल के बीच भी 9 ठो स्लॉट है, तथा जो वाइंडिंग लगाई गई है वह सिर्फ 7 स्लॉट्स में लगाई गई है। मतलब कि शार्ट पिचिंग कितने बांधने की गई है, तो शार्ट पिचिंग की गई है 9 माइनस 7, बोले तो 2 स्लॉट की शार्ट पिचिंग की गई है। पूछा है द इलेक्ट्रिकल एंगल बाई विच द बाइंडिंग इज कोर्डेड, मतलब कि वह अल्फा ज्ञात करना है जिससे कि शार्ट कोडिंग की गई है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 गुणे के स्लॉट एंगल, तो यहाँ पे स्लॉट एंगल हो जाएगा 180 बटा के स्लॉट पर पोल, यानी 2 गुणे के 180 बटा के 9, यानी कि 40 अंश आंसर आ जाएगा। सवाल दिया है एक 6 पोल की मशीन 1200 आरपीएम की गति पर घूम रही है। यह गति क्रमशः विद्युत रेडियन प्रति सेकंड और यांत्रिक रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है। ए 6 पोल मशीन इज rotating at a speed of 1200 rpm. This speed in electrical radians per second and mechanical radian per second are respectively given by। दिया है 6 पोल की मशीन है जो 1200 आरपीएम से रोटेट कर रही है, यानी एन का मान 1200 आरपीएम दिया है। इस सवाल में स्पीड बतानी है इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड में तथा मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में। देखिए मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में जो स्पीड होती है ओमेगा एम, ओमेगा मैकेनिकल इसका मान होता है 2 पाई एन बटा के 60, 2 पाई एन बटा के 60, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2 पाई गुणे के 1200 बटा के 60, यहाँ से आ जाएगा 40 पाई। मतलब कि मशीन का स्पीड ओमेगा एम 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए ज्ञात करना है इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड में स्पीड। तो देखिए हम जैसे पढ़े हैं थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। उसी प्रकार जो हो जाएगा स्पीड इन इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 स्पीड इन मैकेनिकल। तो देखिए यहाँ से मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड ओमेगा ई बराबर हो जाएगा P/2 ओमेगा एम। तो P का मान 6 है, तो यानी 6/2 गुणे के 40 पाई, यानी हो जाएगा यहाँ से 120 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड।
सवाल दिया है, ए सिंक्रोनस मशीन हैज फुल पिच coils having coil span of 12 slot for eliminating third harmonic the coil span should be। देखिए यहाँ पे फुल पिच कॉयल स्पैन दिया है 12 स्लॉट। फुल पिच कॉयल स्पैन 12 स्लॉट दिया है। यदि थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो कॉयल स्पैन क्या रखना चाहिए। देखिए, फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक अल्फा बराबर होता है 180 बटा के एन। यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, मतलब कि अल्फा हो जाएगा 180 बटा के 3, बोले तो 60 अंश आ जाएगा। यह हमें पता है कि 60 डिग्री से हमें 60 पिचिंग करनी है, तब कॉयल स्पैन 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री कॉयल स्पैन होनी चाहिए। 120 डिग्री की कॉयल स्पैन होनी चाहिए। देखिए, चूंकि यहाँ पे दिया है फुल पिच कॉयल स्पैन 12 स्लॉट, मतलब कि 180 अंश बराबर 12 स्लॉट, तो कॉयल स्पैन 120 अंश बराबर हो जाएगा 12 बटा के 180 गुणे के 120, बोले तो 8 स्लॉट। सवाल पूछा है कि कॉयल स्पैन कितनी होनी चाहिए यदि 60 पिचिंग कर रहे हैं थर्ड हार्मोनिक को हटाने के लिए। मतलब कि 8 स्लॉट की कॉयल स्पैन होगी तथा 4 स्लॉट से 60 पिचिंग हम लोग करेंगे। अल्टरनेटर की आर्मेचर कुंडलियों में प्रेरित ईएमएफ में 120 डिग्री कलांतर होता है, क्योंकि 3 फेज उत्पन्न होता है और 3 फेज में 120 डिग्री का कलांतर होता है। सवाल दिया है कि यदि हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं तो क्या होगा। यदि देखिए हम लोग फ्रैक्शनल पिच का वाइंडिंग का यूज करेंगे तो मेक इट स्टीफर, मतलब उसे दृढ़ बनाएगा। दूसरा, रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड लीकेज रिएक्टेंस, मतलब कि क्षरण प्रतिघात में कमी लाता है। तीसरा, रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एक्सियल लेंथ ऑफ द मशीन, मशीन की अक्षीय लंबाई को भी कम करता है। सवाल दिया है, द फाइव हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन ए 3 फेज अल्टरनेटर कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय यूजिंग ए वाइंडिंग पिच ऑफ। तो देखिए हम पढ़े हैं फॉर nth हार्मोनिक रिमूव अल्फा बराबर होता है 180 बटा के एन, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 180 बटा के 5, बोले तो 36 अंश। देखिए, वह यह नहीं पूछा है कि एक्चुअल में कितनी से कम होगी, वह यह पूछ रहा है कि कितना वास्तव में करना होगा ताकि 5 हार्मोनिक खत्म हो जाए। तो देखिए इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 36, मतलब कि वाइंडिंग की जो पिच होगी वह 144 अंश होगा। लेकिन यह रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो यहाँ से हो जाएगा 144 बटा के 180, यानी 4 बटा के 5 हो जाएगा। फॉर एलिमिनेटिंग nth हार्मोनिक वाइंडिंग पिच बराबर n माइनस 1 बटा के n हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 बटा के 5, बोले तो 4 बटा के 5। सवाल दिया है, पिच फैक्टर फॉर 5/6 60 पिच कॉयल इज। देखिए यहाँ पे n माइनस 1 बटा के n दिया है 5/6, मतलब कि यहाँ से n का मान 6 है। देखिए यहाँ पे वाइंडिंग की पिच है 180 अंश का 5/6, बोले तो 150 अंश। तब देखिए 60 पिचिंग 180 माइनस 150 यानी 30 अंश से किया गया होगा। देखिए हमें पिच फैक्टर ज्ञात करना है, तो पिच फैक्टर के पी बराबर होता है कास अल्फा बटे के 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कास 30 अंश बटा के 2, बोले तो कास 15 अंश, और कास 15 अंश का होता है 0.966। सवाल दिया, डिटरमाइन द पिच फैक्टर आर कॉइल स्पैन फैक्टर फॉर द वाइंडिंग हैविंग 36 स्टेटर स्लॉट्स, 4 पुल एंड कॉइल स्पैन 1 to 8।
देखिए जब कॉइल स्पैन 1 to 8 दिया होता है तो देखिए जब कॉइल स्पैन 1 to 8 दिया हो तो देखिए कितने स्लॉट में वाइंडिंग है। तो यहाँ पे सिंपल से 8 - 1 कर लेंगे तो 7 स्लॉट में वाइंडिंग है। यहाँ से देखिए पोल की पिच होगी स्लॉट्स पटे के पोल बोले तो 36/4 9 पोल पिच होगा यानी 9 स्लॉट। तो देखिए एक्चुअली में जो है कि दो स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग की गई है क्योंकि देखिए स्लॉट पिच हो जाएगा 9 - 7 बोले तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 60 पिच एंगल का मान हो जाएगा 2 × 180 स्लॉट पर पोल यानी 2 × 180/9 तो हो जाएगा 40 अंश। तो यहाँ से पिच फैक्टर केपी का मान हो जाएगा cos α/2 यानी cos 20 अंश आ जाएगा। सवाल दिया जब 3 कला सिंक्रोनस मोटर के किसी एक फेज को लघुपथित कर दिया जाए तो स्टार्ट होने से असमर्थ हो जाएगी। When any one phase of 3-phase synchronous motor is short circuited, the motor will refuse to start. There will be no RMF, so motor will not rotate. क्योंकि जब 3 फेज मिलेगा तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सवाल है when the field circuit of an unloaded salient pole synchronous motor gets suddenly open circuited then हमको पता है कि सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में 2 तरह के पावर होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रिलक्टेंस। अगर फील्ड सर्किट ओपन हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी, केवल रिलक्टेंस पावर बचेगा। मतलब कि पी टोटल बराबर होता है पी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लस पी रिलक्टेंस। तो पी इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाएगा तो केवल पी रिलक्टेंस बचेगा। अब देखिए चेक करेंगे कि मोटर मोटर लोडेड है अथवा अनलोडेड है। यदि मोटर अनलोडेड होगा तो वह कंटिन्यू उसी स्पीड से चलता रहेगा। मतलब कि यदि मोटर अनलोडेड है तो रिलक्टेंस पावर इतनी सफिशिएंट होती है कि मोटर उसको उसी स्पीड पर यानी स्पीड पर घुमाती रहे। तो इसका आंसर होगा when the field circuit of an unloaded salient pole synchronous motor gets suddenly open circuited then it continues to run at the same speed। सवाल दिया द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन फॉर सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए यहाँ पे जो कर्व ए दिया है वह रिलक्टेंस टार्क बता रहा है तथा जो कर्व बी दिया है वह कर्व बी इलेक्ट्रोमैग्नेट टार्क को बता रहा है तथा कर्व सी टोटल टार्क को बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर भी होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को वक्र भी प्रदर्शित कर रहा है।